देखो आज का है संगत कोण का अभिग्रहित। कल ही बता रहे थे कि कल चलेगा संगत कोण के अभिग्रहित, असंगत कोण के अभिग्रहित का विलोम 2 को चलेगा आज। और उसके बाद आज प्रमेय शुरू होगा, पहला प्रमेय, क्लास 10 का पहला प्रमेय अभी देखेंगे। संगत कोण का अभिग्रहित में क्या कह दिया? अभिग्रहित किसको कहते हैं? जिसको साबित नहीं कर सकते, वह स्वयं सिद्ध होता है, उसको साबित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या बोला कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत के कोण समान होते हैं। समान के मतलब बराबर, समान के मतलब बराबर। देखो है 2 समांतर रेखा, जब 2 समांतर रेखा, यहाँ देखते चलिएगा, देखना बुआ समांतर है कि नहीं बोलना। जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब 2 समांतर रेखा को, देखो दोनों समांतर रेखा है, देखिए तो समांतर रेखा है दोनों, देखो तो देखिए दोनों समांतर रेखा है। और कल वाला अभिग्रहित में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब 2 रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह 8 कोण बनते हैं। और इस बार है जब 2 समांतर रेखा को, और कल बताए थे कि समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। जैसे रेल के पटरी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ भी 5, सब जगह 5 सेंटीमीटर समांतर रेखा। सिंपल सी बात, वैसा रेखा, वैसा 2 रेखा जो कभी भी आपस में मिलती नहीं या प्रतिच्छेद करती नहीं है, कभी भी नहीं। कितनों दूर इसको बढ़ाइए, हाँ अगर हल्का सा भी टेढ़ा रहेगा तो आगे जाते जाते प्रतिच्छेद कर देगा, नहीं तो उसको समांतर रेखा नहीं कहेंगे। समांतर रेखा में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो वही बोला है कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काट देती है, देखिए है ना, आई रेखा एल, रेखा एम, इसको पी चाहे कुछ भी दे दो नाम, रेखा पी है ना, एल रेखा, एम रेखा, पी है वो। एक तिर्यक रेखा काटा तो संगत कोण आपस में बराबर 1 2 3 4 6 7 8। जब समांतर रेखा को काटेगा तब ऐसे ना बता तो एंगल 1 बराबर एंगल कौन होगा? 1 का संगत कोण 5, हाँ एंगल 5 संगत कोण से बराबर हो जाएगा। कौन कौन से दोनों? संगत कोण से। इसको साबित नहीं किया जा सकता, अभिग्रहित है। ऐसे देखने में लग रहा होगा कि जय डिग्री के ही कोण बन रहा है, जय डिग्री की हो बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा तो कोण 2 बराबर बोलो, कोण 6 ये भी संगति है। जहाँ कहीं भी समांतर रेखा दिखेगा तो संगत कोण हम आपस में बराबर कर देंगे। बात समझ में आया? इसको भी लिख देंगे संगत कोण से। अच्छा और है कोण 3 बराबर, कोण 3 का संगतिया 7 एंगल 7, कोण 4 बराबर 8, दोनों है कौन चीज है? संगत संगत कोण से। क्यों? क्योंकि देखो संगत कोण से बराबर हो क्योंकि L समांतर M, L समांतर M है, ये दोनों समांतर रेखा है। और जब समांतर रेखा को याद रखना वाला चीज बड़ी काम देगा ये, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं। अभी एकांतर कोण प्रमेय है, क्लास 9 में पढ़ना है। ये अभिग्रहित है, संगत कोण का अभिग्रहित। संगत कोण जैसे बोलेंगे, बोलो संगत कोण का अभिग्रहित क्या है? तब तुरंत बोलिए जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं या संगत के कोण समान होते हैं। याद होना चाहिए था।
संगत कोण के अभिग्रहित बोलिए तुरंत। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट देती है तो संगत के कोण समान होते हैं। याद हो गया। अब इसी में आएगा एगो संगत कोण के अभिग्रहित का विलोम उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा। अब की बार क्या रहेगा कि जब दो रेखाओं को समांतर रेखा नहीं रहेगा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होगी। अब इस संगत के कोण समान देल रहेगा तो रेखाएं समांतर हो जाएगा। यानी संगतिया जब बराबर हो गया तो रेखा समांतर हो जाएगा। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। और उसी को सीधा तो उसको बोलेंगे संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम से। यानी विलोम से संगत कोण बराबर तो रेखा समांतर होगी। असंगत कोण के अभिग्रहित से रेखाएं समांतर तो संगत कोण आपस में बराबर होगा। यदि रेखाएं समांतर दिया है तो संगतियां आपस में बराबर, और यदि संगत के कोण आपस में बराबर दिया है तो रेखाएं समांतर उल्टा। नहीं, बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ये नोट कीजिए। इसके बाद अगला 9 नंबर लिखाएंगे संगत कोण के अभिग्रहित का विलोम। संगत कोण के अभिग्रहित का विलोम आएगा जब दो रेखाओं को, अब समांतर रेखा न है, रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा काटती है और यदि संगत के कोण समान हो, संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं समांतर होगी। साबित नहीं कर पाएंगे इसको नुनू। क्यों? क्योंकि अभिग्रहित चल रहे थे, अभिग्रहित निम्नलिखित है, यही चल रहे थे नुनू। इसमें क्या बोला अब की बात, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, अभी समांतर न है, सिर्फ रेखा को देखिए, दो रेखाओं को, दो रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा, कैसू कटवा दीजिए, ऐसू कटवा दीजिए, चाहे कैसू कटवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल एम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी है ना, ना एल एम पी। देखो ये दो रेखा है, कौन 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ये रेखा है, इसमें दिल है संगत कोण आपस में बराबर है। यानी दिया है बोला है देखो कि संगत के कोण समान है, यानी कोण 1 बराबर कोण 5, और कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर 7, कोण 4 बराबर, ये सब कौन है, संगत के कोण है, संगत के कोण है, संगत के कोण है नुनू ये सब। और जब संगत के कोण है तो क्या बोला कि रेखाएं समांतर होगी, यानी तो एल समांतर एम, रेखा समांतर होगी, है ना नुनू, एल समांतर एम होगी। अच्छा समझिए एक चीज आप, यानी चारों कोण बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण बराबर 3 7, कोण 2 बराबर कोण 6, चारों कोण बराबर रहे चाहे ना, कोई एक को बराबर रहेगा तो रेखाएं समांतर हो जाएगी। यानी ऐसे दे रहा है क्वेश्चन में कि दोनों रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है जिसमें कोण 5 नंबर, आई कोण मान लो 6 है, ये दोनों बराबर है तो क्या रेखा समांतर होगी? हाँ होगी, क्योंकि संगतियां बराबर है। कोण 5 बराबर कोण 6, तो इस संगत जैसे ही एको को बराबर हो गया संगतिया, तो रेखा क्या हो जाएगी? जरूरी नहीं कि चारों, जब एक को बराबर तो सभी बराबर है, फिक्स है।
जब ए को बराबर हो गया तो सब ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि चारों बराबर देल रहना जरूरी है, कोई को भी देल रहेगा तो रेखाएं समांतर हो जाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नोट कीजिए। अब आते हैं जरा मुख्य पॉइंट पे, इसके बाद मेन पॉइंट में आते हैं। देखो है समझाते समझते चलो एक एक चीज को। अब हम लोग प्रमेय की ओर चल रहे हैं। आप लोगों को पूरा नहीं लिखवा है, 9th में लिखा है कि त्रिभुज क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज के 9th वाला चीज। तो आप समझिएगा ऐसे न्यूनकोण त्रिभुज, ऐसे न्यूनकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो। आप कहेंगे सर न्यून कोण क्या है? नहीं, थोड़ा सा समझ लो पहले कोण के बारे में। कोण ऐसे होता है, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, उसको न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री समझिए। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। एगो खड़ा एगो सीधा पड़ा तो ये 90 डिग्री का कोण बना देता है ना? आ न्यून कोण जब वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो। 0 डिग्री दो को लाइन एक पर खींच देते कौन बना? तो ये 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री से बड़ा करिए यानी यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और जब सीधा आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। और जब तक कि 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो सब कोण न्यून कोण कहलाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो न्यून कोण वैसा कोण जब 0 डिग्री से बड़ा, जिस कोण की माप ऐसे याद कीजिएगा, न्यून कोण जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब ऐसे लिखेंगे, बताओ नो 45 डिग्री कौन कौन है? न्यून कोण है। 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, न्यून कोण। बोल देंगे नो 89 डिग्री कौन कौन है? न्यून कोण है। 0 से बड़ा 90 से छोटा। 90 डिग्री समकोण हो जाता है। 90 डिग्री को हम लोग कौन कौन बोलते हैं? समकोण। और 90 डिग्री से जैसे ही बड़ा हो जाएगा 91 डिग्री अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा होता है वैसा कोण जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक। जैसे ये 90 ऐसे बनता है, तब इससे बड़ा एने ऐसे। अब ऐसे जितना कोण बनेगा ऐसे ऐसे जितना कोण बनेगा सब अधिक कोण है, बशर्ते 180 डिग्री। एगो सीधा रेखा जब बन जाएगा तो 180। अभी सरल देखिए क्योंकि मैं पढ़े कि एगो सीधा रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। आप चंदा में देखते होंगे कैसे बना रहता है चंदा, ऐसे 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 पूरा एकदम नहीं होता चंदा बना हुआ। तो ये जो लाइन होता है ऐसे पूरा 180 डिग्री का होता है। आई 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके 90, 180, यहाँ 180 तक दिल रहता है, नहीं दिल रहता है। और 90 एकदम सीधे बीचवा में होगा, इससे 90 आता है। 90 से छोटा रहता है, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 तक रहता है। और फिर इन्हें 110, 90 के बाद 100, 110, 120 ऐसे करके दिया होता है। अब बीच में 10-10 को लाइन रहता है, 10-10 को लाइन रहता है बीच में। चंदा में आप देखिएगा तो जैसे ही इन्हें आ जाएगा तो 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री ऐसे 90 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सब चंदा में दिया हो रहता है। खैर अभी न्यून कोण के बारे में समझना, उसके बाद धीरे धीरे समझना, ठीक है? ये सब क्लास 9 की चीज था, क्लास 9 में पढ़ना था। खैर कोई बात नहीं, समझाएंगे। न्यून कोण समझ में आ गया? जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा 0 डिग्री से बड़ा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ध्यान रखें कि देखिए जब भी ये लाइन है अगर इस पे सीधा खड़ा हम खींच दिए तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री छोटा रहेगा नहीं कम रहेगा, तब आएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण। देखिए त्रिभुज 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, कोण के आधार पर 3 प्रकार के। तो त्रिभुज ऐसे होता है, देखियो न्यून कोण त्रिभुज। देखो तीनों कोण 90 से छोटा। ये क्या देखो, ये लाइन तो सीधा खड़ा है नहीं तो ये न्यून कोण है। अगर मान लिया ये लाइन तो सीधा खड़ा ऐसे होगा, तो ये देखो ये है सीधा खड़ा नहीं तो ये भी न्यून कोण है। आई देखो ये लाइन है तो सीधा खड़ा ऐसे होना चाहिए, ये भी न्यून कोण।
यानी जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। असम कोण त्रिभुज ऐसे जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक के कोण समकोण होबे करेगा। देखो एक कोण समकोण तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बात समझ में आया? और कभी सर त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकता है? नहीं। दो को कोण समकोण कैसे होगा? देखो ये समकोण अगवा समकोण तो चतुर्भुज बन जाएगा। रे त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण समकोण होता नहीं है। हाँ दो को न्यून कोण हो सकता है। देखिए दोनों न्यून कोण है, ये कोण न्यून, ये भी न्यून, 90 से छोटा 90 से छोटा, तीनों कोण न्यून कोण हो सकता है। क्या तीनों कोण समकोण हो सकता है त्रिभुज में? नहीं, तीनों कोण कभी समकोण नहीं हो सकता है। एक बार आएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण ऐसे देखो तो अधिक कोण 90 से बड़ा है वो कौन रहेगा? आई त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो 90 से बड़ा है, 91 92 100 डिग्री मान लेते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गया? 9 पे पढ़ना था। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में एक ही कोण अधिक कोण होगा, तीनों कोण अधिक कोण नहीं हो सकता, दो को भी अधिक कोण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए एगो कोण अधिक कोण तो एगो का अधिक कोण नहीं चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। लीजिए त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, तो बनेगा नहीं बनेगा। तो त्रिभुज बनने के लिए तीनों कोण न्यून कोण हो सकता है, लेकिन क्या दो कोण समकोण होगा? नहीं होगा। दो कोण अधिक कोण होगा? नहीं। तो ऐसे याद रखेंगे न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो 90 डिग्री हो, कोनो कोण ये कोण रहे चाहे ऐसे भी बन सकता है, देखो ऐसे ही बन सकता है, लो 90 डिग्री है तो भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऐसे ही बन सकता है, ये 90 डिग्री है तो भी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज में कोनो कोण एक कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज, एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब थोड़ा सा समझिए यहाँ के बाद आप समझो। अच्छा अभी समझा देते हैं, उसके बाद ही पूरा चलेंगे। रुको पहले न्यून कोण के बारे में समझते हैं, उसके बाद समकोण के बारे में समझेंगे, उसके अधिक कोण के बारे में समझेंगे। ठीक है, तीनों समझा देंगे। अच्छा देखो न्यून कोण, ये त्रिभुज है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं है? 90 है। अब तो त्रिभुज देख के समझ जाइएगा कि ओ ऐसे रहेगा तो समकोण, और जहाँ ऐसे अब ऐसे अब ऐसे रह गया अधिक कोण ऐसे दिख रहा है, नहीं समकोण तीनों न्यून झुकल है। तो बताइए ए और बी और सी, अगर हमको ऊंचाई मापना है इस त्रिभुज को तो कैसे नापेंगे? सीधा कैसे? ऊंचाई ऐसे नापेंगे हम लोग, जैसे पहाड़ है मान लो, पहाड़ जैसा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, तो ऊंचाई कैसे? टेढ़ा नापते ऊंचाई? अगर हम इस छत्ता को ऊंचाई नापेंगे तो क्या यहाँ से नापेंगे आओ कोना भिड़ा देंगे? नहीं। कैसे नापेंगे? ऊपर से धागा बांधेंगे लटका देंगे, हम सीधा ना पाएगा नहीं। तो यहाँ भी आदमी ऊपर चढ़ेगा वो चोटी पर और धागा सीधे लटकाएगा, तो लटकेगा कहाँ? देखिए त्रिभुज के बीच में लटकेगा। तो इसकी ऊंचाई जो होती है त्रिभुज के अंदर आधार पर होती है कि नहीं? अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे पकड़े या घुमा दे ऐसे आ जाए विकार न भी नहीं है, समकोण त्रिभुज वाला बात नहीं है अभी, तो हो जाएगा। यहाँ देखो ए यहाँ पे घूम के चल आएगा, अब बी यहाँ चल जाएगा और सी यहाँ चल जाएगा। नहीं समझो, पहले घुमा बना, रुक अभी ऐसे नहीं समझ, क्या कि त्रिभुज घुमा के दे देगा बुआ, ठीक है घुमा तो ए न्यून कोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ आधार BC है, तो हम यहाँ से चढ़ेंगे, अब ऊंचाई नापने के लिए यहाँ से धागा लटका देंगे, तो धागा जो लटकेगा सीधा लटकेगा 90 डिग्री पर, क्योंकि सीधा हुआ है नहीं, ये 90 डिग्री पर लटकेगा। यानी शीर्षलंब इसको बोल सकते हैं, शीर्षलंब यानी शीर्ष से डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम इसी त्रिभुज को ऐसे पकड़े और ऐसे उलट दें तो उल्टेंगे तब पुनः ये त्रिभुज इस तरह से आ जाएगा। ए तो यहाँ नहीं रहेगा, अब तो यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ बी यहाँ पहुँचेगा, सी यहाँ नहीं पहुँचेगा। अब हम यहाँ से अब फिर से अब देखो यहाँ से चढ़ेंगे, अब यहाँ लटकाएंगे, अब हो गया ये वाला, देखो अब AC पर आ गया ऊंचाई AB पर, यानी यहाँ ये हो गया ऊपर, शीर्ष चल गया ये वाला,
तब यहाँ से नापेगा ऊंचाई तो ऐसे सीधा यहाँ ना पाया। देखो वही चीज हुआ कि नहीं हुआ। अगर फिर एक बार घुमाएंगे ऐसे, फिर तब 20 एच पड़ेगा। अब यानी ऊंचाई ऐसे हो जाएगा, अगर ये आधार हो जाएगा तब जैसे जैसे घुमाएंगे उसकी ऊंचाई बदल जाएगी, नहीं बदलती जाएगी। तो अभी समझिए कि न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर होता है। देखिए तीनों अंदर है कि नहीं है। न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर होता है और शीर्ष लंब आधार पर होता है कि नहीं होता है। अगर घुमाएंगे तो आधार ही बन जाएगा, तो लटकाएंगे यहाँ से, फिर घुमाएंगे आधार नीचे वाला बनेगा, लटकाएंगे यहाँ से। आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे, ऐसे दे दे है, देखिए ए बी सी, कह देगा कि इसकी आधार एसी है तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे। आधार एसी है, आधार ही वाला है, यानी वो यहाँ चढ़ेंगे, अब ऊंचाई वाला रहेगा। आधार ही तो ऐसे घुमाएंगे तो ऊंचाई बी में चल जाएगा ऊपर, यानी यहाँ से लटकाएंगे सीधा धागा यहाँ पहुँचेगा, ये 90 डिग्री का कोण बना देगा, तो ऊंचाई ऐसे हो जाएगा इसमें। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि आधार ए बी है तो ऊंचाई सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कह देगा आधार बी सी है तो ऊंचाई ऐसे मार देंगे। आसान है, समझा क्या बात की नहीं गया। तो न्यूनकोण त्रिभुज की शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर हो रहा है, और समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब त्रिभुज के न अंदर न बाहर एगो भुजा हो जाता है। बोलो कैसे। ये तो सीधा 90 डिग्री है, ये है, अब इस पे चढ़ेगा लटकाएगा तो सीधे लटकेगा। इसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसकी शीर्षलंब होती है, तो इसकी इसमें बाहर न अंदर, भुजा पर बाहर हो रहा है अंदर हो रहा है नहीं। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ऊंचाई वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में ऊंचाई, अब कहेंगे सर अगर ऐसे घुमा देंगे तब तो ऊंचाई वाला हो जी, तो ऐसे ऊंचाई दे देंगे नहीं। लेकिन समकोण त्रिभुज ऐसे रहेगा, देखिए तो अगर हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे देखिए तो ऐसे, इसको हम ऐसे ले आवेंगे ऐसे, तो समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा, ये न्यूनकोण हो जाएगा। तो न्यूनकोण के अंदर हो जाएगा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में ऊंचाई भुजा होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे पकड़ के ऐसे कीजिएगा तो ऊंचाई ई वाला हो जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो ऊंचाई हो जाएगा। अगर ई वाला रख दीजिएगा ऐसे तो ऊंचाई यहाँ से चला आएगा। अगर बोलेगा समकोण तो ई वाला ऊंचाई नहीं, तो आधार ई वाला बोलेगा। अगर ही बोलेगा आधार ई वाला तो ऊंचाई ऐसे, आधार ई वाला तो ऊंचाई ऐसे, आधार ई तो ऊंचाई ऐसे हो जाएगा नहीं। और अधिक कोण त्रिभुज में शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर हो जाता है। देखिए कैसे, अधिक कोण त्रिभुज में ऐसे अधिक कोण अभी समझा है, ऐसे अब ऐसे ये त्रिभुज है। अब हम इसकी ऊंचाई नापेंगे, देखिए यहाँ से आदमी चढ़ेगा, अब धागा लटकाएगा यहाँ, देखिए तो ऊंचाई देखो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ऊंचाई, यानी त्रिभुज कितना ऊंचाई है, त्रिभुज के बाहर आ गया, नहीं आ गया। अगर गलती से पहाड़ ऐसे रहे, हमको ऊंचाई कितना ऊंचा नापना है ताकि पहाड़ चढ़ा नापेंगे नहीं, अब से लटकाएंगे धागा कितना ऊंचा है, लास्ट ऊंचाई यहाँ से पता चल जाएगा नहीं। तो पहाड़ यहाँ से शुरू हुआ इससे गया, तो धागा जो लटकेगा ऐसे लटकेगा, तो ऊंचाई इतनी ऊंचाई ना आएगा। यानी अधिकोण त्रिभुज की शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्लास 9 की चीज है सब दोनों। न्यूनकोण त्रिभुज का शीर्षलंब यानी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के अंदर होता है, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसकी भुजा होती है, लंब होती है नहीं। चलिए यहाँ तक समझिए, इसको लिखवाते हैं, इसको अब लिखवाते हैं। समझ बहुत अच्छा, आसान है ना, आसान है, खाली समझना है बहुत है। ज्यामिति जहाँ समझ में आ गया, फिगर ज्यामिति आसान है, कमांड हो गया। आज जिसको ज्यामिति आ गया पूरा मैथ आ गया, क्योंकि ज्यामिति सोच की शक्ति बढ़ा देता है। चलिए लिखेंगे नोट नंबर पहला लिखेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्षलंब आधार पर होती है। न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्षलंब आधार पर होती है, आधार पर होती है। न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्षलंब किस पर होती है, आधार पर होती है। जैसे देखो है ए नंबर, फिगर अलग अलग बना के दिखाते हैं आपको। ऐसे देखिए न्यूनकोण त्रिभुज है ये वाला, ए बी सी। अगर हम शीर्षलंब ऐसे डाल दें
ए से BC पर, तो बताइए इसका आधार कौन है? आधार BC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ऊंचाई कौन हो जाएगा? यहाँ पे D दे दीजिए, ले AD ऊंचाई है। ऊंचाई कौन नुनू? आधार कौन नुनू? अच्छा अच्छा, समझाते थोड़ा सा। B नंबर इधर देखो, B नंबर में अगर ऐसे दे दे हम, ऐसे त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, यहाँ पे दे देते हैं हम ए, दे देते हैं ABC। अगर यहाँ से हम ऊंचाई लंब डाले, शीर्ष लंब, तब बताओ इसकी आधार कौन है? इसकी आधार AC है। यहाँ B, यहाँ D कर दो लो, ऊंचाई BD हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आधार AC, ऊंचाई BD। अभी समझाते हैं। और C नंबर एक तरह से और बच गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर हम यहाँ से ऐसे डाल दे, इसका नाम दे दे PQR, तो बताइए इसकी आधार बताइए। आधार PQ, यहाँ पे देते मान लो O, ऊंचाई OR। अब समझिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल यानी कितना स्थान घेर रहा है, क्षेत्रफल का मतलब स्थान घेरना। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे, हाँ देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, हाँ, आधार गुना ऊंचाई होता है। हाँ अभी बहुत होता है, समझाएंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S माइनस S √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो क्लास 9 में पढ़ाए थे। अब फार्मूला आता कैसे है ये बताए क्लास 9 में, फार्मूला ला के प्रूव करके दिखाए क्लास 9 में। क्लास 9 नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए सिर्फ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज, चाहे अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे सम कोण हो, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फार्मूला लगाते हैं। हाँ अगर विषम बाहु त्रिभुज रहेगा तो उसका अलग फार्मूला जाएगा, बात उसकी कहानी बाद में। तो बताइए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में या फिर ऐसे बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जैसे देखो ये ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जैसे ही एरिया लग गया तो समझ जाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। ये सब क्लास 9 में समझाते हैं, फिर से आप लोग समझिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जैसे ही बोले तो समझ जाएंगे वो ABC का क्षेत्रफल। इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, 3 को समझिए, तो एगो बड़का और 2 छोटका, 3 त्रिभुज बन रहा है। इसमें एरिया ऑफ ABC बोले तो समझ जाएंगे वो ABC का क्षेत्रफल। अगर बोल दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD तो समझो ABD छोटका का क्षेत्रफल निकाले है ना। नो अगर बोल देंगे एरिया ऑफ ADC तो ये छोटका का क्षेत्रफल। तो यहाँ से इंडिकेट करेगा आपको कि कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC समझ में आ गया। ये क्षेत्रफल लिखे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना। तो बताइए इसको हम कह सकते हैं 1/2 गुना आधार, बोलिए इसमें ABC में आधार BC है, यहाँ BC और गुना ऊंचाई बोलिए AD। बहुत अच्छा, अब समझ में आ गया। क्षेत्रफल निकाले हैं, एरिया का इसका जरूरत नहीं है, हमको समझना है सिर्फ इतना ही। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना यानी 1/2 आधार BC और ऊंचाई AD। अगर यहाँ बात आए यहाँ भी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुना आधार और गुना में ऊंचाई। तब बोलिए तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुना
आधार कौन है? AC। बहुत अच्छा। और ऊंचाई बोलो? BD। ऊंचाई BD। देखो यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, क्योंकि आधार जब चेंज हो गया तब हो जाएगा। अब यहाँ भी वही चीज आएगा, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR में निकाल रहे हैं तो बराबर में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार बोलिए यहाँ PQ, यहाँ ऊंचाई बोलो OR। ऐसे लिख देंगे। अब देखो शॉर्ट मारना रहेगा हमको, तो हम इस लाइन को गायब कर देंगे, डायरेक्ट कहेंगे 1/2 गुना आधार PQ है, ऊंचाई OR है। इतना लिखना जरूरी नहीं है, एक लाइन हटा देंगे, ऐसे ही इतना 2 लाइन हो जाता है। नहीं, अब समझ गए कि आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होता है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा नोट 1 में, न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्षलंब आधार पर होती है। यानी शीर्षलंब जैसा ही रहेगा तो आधारी वाला मान लेंगे, अगर ऐसे रहेगा तो आधारी वाला, अगर ऐसे रहेगा तो आधारी वाला। न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्षलंब किस पर होती है? आधार पर होती है। नोट कीजिए तीनों ABC देकर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आधार ऐसे कर सकते हैं, जिस भुजा पर लंब हो उसे आधार कहते हैं। नहीं देखो, इस भुजा पर लंब डाला ले, देखिए इसे, तो ये आधार हो गया। यहाँ देखो ई भुजा पर लंब है, आधार हो गया। यहाँ देखो ई भुजा पर लंब है, आधार। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस भुजा पर लंब हो उसे आधार कहते हैं। लिख लो, जिस भुजा पर लंब हो उसे आधार कहते हैं। समझा दे में अधिक ऐसे लिख देते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में लंब यानी शीर्षलंब या लंब, बात उतनी है। लंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होती है, बढ़ाए हुए भाग पर होती है। आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होती है। देखिए कैसे, पहला नंबर A नंबर देते हैं, सब समझते चलेंगे। देखो ये अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसे, तो इसकी जो लंब होगी, लंब डालेंगे, ऊपर से लटकाएंगे धागा ऐसे, तो आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होगा ABC। तो देखो ये आधार है दोनों, ये लंब ऐसे डाले तो आधार के बढ़ाए हुए भाग पर है। आधार पर है, आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम ऐसे निकालें, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना, यहाँ पे D मान ले देते हैं, है ना? आधार बोलिए इसका, आधार BC रहेगा। ये लंब जो आधार के बढ़ाए हुए भाग पर है, तो आधार BC और ऊंचाई बोलो AD। ऊंचाई तो इतनी ना त्रिभुजवा, तो ऊंचाई AD। अब देखो यहाँ शॉर्ट कर दिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, गायब कर दिए। अब B नंबर में अगर ऐसे त्रिभुज दे दे घुमा के, देखिए लीजिए, ये ABC, देखिए अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ नापा जाएगा, ऐसे लटकाएंगे धागा था, नहीं उलट गया, त्रिभुज उलट दिया, नहीं, तब E लंब हो गया, त्रिभुज के बाहर लंब हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया कि ना हो गया? यहाँ पे मान लो दे देते हैं हम D, चलो ठीक है D दे दिए। तो बताओ इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, ABC बराबर 1/2 गुना आधार बोली थी इसमें AB, आधार कौन नो? AB, ऊंचाई बोलो CD। अब समझ में आ गया होगा नहीं? अब C नंबर अगर दे तो ऐसे दे सकते हैं लोग,
देखो यहाँ आएगा, जस्ट लटकाएंगे इसे नहीं, क्योंकि इस पे चढ़ेंगे। आइए देखो ऐसे है, अधिक कोण है, यहाँ से इसे लटका देंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऊंचाई हो जाएगा यहाँ ए बी सी, हाँ डी। तो त्रिभुज ए बी सी में एरिया ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 गुना आधार, बोलिए आधार ही वाला है ए सी, गुना ऊंचाई बोलो, क्योंकि जो शीर्षलंब होता है आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है अधिक कोण त्रिभुज में। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों नोट कर सकते हैं आप, एकदम आसान है ना। अब आ जा कुछ छू के कर लो, स्क्रीन में एकदम छू लो, खैर छोड़ो। देखो नोट नंबर 3 है, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये क्लास 9th में परमेय था, इसको साबित किए हैं क्लास 9 में। अभी देखिए समझाते हैं कैसे। क्या बोल रहा है? 2 समांतर रेखाओं के बीच, देखो यानी एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने 2 त्रिभुज। जैसे देखो ऐसे है, अभी समझाते हैं फिगर जहाँ समझ में लो, एकदम आसान है। देखो ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, दोनों रेखा समांतर है, मान लो समांतर दोनों रेखा है। ये रेखा दोनों क्या है? समांतर है। तो इस पे देखो त्रिभुज कैसे बनाते हैं हम। ऐसे, अब देखिए ऐसे भी समझा देते, तुरंत समझ में आ जाएगा नूनू। एगो त्रिभुज कैसे बनेगा? देखिए ये क्या लग रहा होगा आपको, समझ में नहीं आ रहा है, कौची बना दिए सर? ए बी सी डी, कौची बना दिए? चतुर्भुज बना दिए सर। पता चल रहा हो कि कौची बना दिए? चतुर्भुज बना दिए। लेकिन देखो क्या बोला है, एक ही आधार पर। घबराना है, जिसका क्लास में जिस किसी की बेइज्जती होती है ना, सबसे आगे बढ़ता है। बेइज्जती से डरना नहीं चाहिए, जब तक बेइज्जती नहीं होगा। बताओ ना, आज तक हम लोग शिक्षा पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन आपकी शिक्षा इतना हिम्मत नहीं दिया कि आप कभी भी खड़ा होकर कुछ क्वेश्चन पूछ सकें। जबकि शिक्षा एक बढ़िया चीज़ है, लेकिन फिर भी आप शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर 100 क्लास के बीच में बोल दे खड़ा होकर कोई क्वेश्चन का टीचर में पूछो जी यहाँ से यहाँ तक बना, तो कोई पूछ दिया गलती से, सर 4 नंबर नहीं बना, सब हंसे लगेगा। 4 नंबर कुछ नहीं बनो रे बकलोल, हाँ नहीं। आज ये हंस रहा उसी को खड़ा करके पूछ दो 4 नंबर बनाओ, वही 4 दिन हो जाएगा, एकदम फिक्स है। और यही डर से लड़का बेइज्जती होने के डर से पूछवे नहीं करता है, छोड़ने बनने मत कर ले। तो उस शिक्षा बेकार, वो शिक्षा बेकार है जो शिक्षा आपको खड़ा होकर के एगो क्वेश्चन पूछने का हिम्मत नहीं दिया। शिक्षा बेकार है। बेइज्जती हो गया तो क्या दिक्कत है? वो मार से ज्यादा असर करता है बेइज्जती। अगर आपको बेइज्जती हो गया ना 4 नंबर क्वेश्चन पूछने में, सब हंस दिया, तो आपको मन में आएगा कि रुक तू हंस नहीं आना, सबको हम बता देंगे, दिखा देंगे कि क्या होता है पढ़ाई। आज बेइज्जती नहीं होगा तो उसको पता छोड़ना, सब होते रहे ऐसे। तो बेइज्जती से घबराना नहीं चाहिए एकदम। कोई भी क्वेश्चन डाउट रहे ना, एकदम खड़ा होकर तुरंत पूछो, तब समझिए कि आपको शिक्षा में आप शिक्षा लिए हैं। 100 का आदमी, जैसे मान ले 100 आदमी, एगो मुखिया आया गांव में और कुछ बोल रहा अपने बारे में, कोकरो हिम्मत नहीं कि खड़ा होकर के उस पर ऑब्जेक्शन लगा सके, हिम्मत नहीं। तो ऐसा शिक्षा बेकार है, तो शिक्षा ही बेकार है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सब डर पूछो एकदम धड़ाक से नहीं कि कोची है नहीं है। हम ही बताते रहते हैं कोची हो गया रे, नहीं पता, हम ही सब चीज बताते रहते। सब चीज आप में होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन दिमाग में आए तुरंत पूछो, नहीं समझ में लो सही बोला, तब ना हमको भी डाउट रहेगा क्लियर। तो देखिए क्या बोले कि एक ही आधार पर, देखो मान लिया जाए ई वाला आधार है, ई वाला क्या है? आधार है। तो देखो इसको फिलहाल मिटा देते हैं। तो देखो एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बन रहा है, एगो ई त्रिभुज बन रहा है, देखो तो ए सी बी, ई त्रिभुज बन रहा है। देखिए अगर इसको मिटा देता
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर हम इसको मिटा दे तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी बन रहा है, ए बी डी। आई सी डी मिला दिए तो देखो ये दोनों समांतर रेखा है, और समांतर रेखा पर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन रहा है, एगो ई वाला बन रहा है, एगो ई वाला बन रहा है, दूगो एगो ई नहीं बन रहा है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। वही बोला है कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जब हम ये बताए कि आधार ए बी है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि सर आधार सी डी भी है। आप देख लीजिए आधार क्या है, सी डी भी है। देखिए इस पर भी तो यह एगो त्रिभुज बन रहा है ऐसे, एगो त्रिभुज इसको मिटा दी ई बना, एगो इसको मिटा दीजिए सॉरी तो ई बना है कि नहीं? अगर इसको मिटा देंगे तो ई वाला त्रिभुज बन रहा है। देखिए बड़का बड़का दूगो बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो ई भी बराबर, ई बड़का त्रिभुज और ई बड़का त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसमें देखिए अगर आधार सी डी रखेंगे तो एगो त्रिभुज ही बनेगा ए सी डी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी समझा देते हैं, ए सी डी। एगो त्रिभुज कौन बनेगा इसी आधार पर? देखो ई मिटाइए, देखिए ई वाला बड़का बन रहा है, ए बी सी डी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। जितना गोई त्रिभुज रहेगा उतना, जितना गोई त्रिभुज बड़का उतना ही गोई त्रिभुज बड़का। एरिया का मतलब दोनों क्षेत्रफल बराबर। बात समझ में आया कि ना? जब आधार सी डी हो तब, और जब आधार ए बी हो तो देखिए इसमें अलग त्रिभुज बन रहा था। कौन बन रहा था? जब यहाँ पे लिख देंगे जब आधार कौन हो सी डी है, और फिर जब आधार ए बी है तब देखिए कौन कौन बन रहा है। ए बी है तो ए बी सी बन रहा है पहला, तो नहीं बन रहा नो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो कौन बन रहा है नो, ए बी डी, ई वाला त्रिभुज बन रहा है। इसी आधार पर दोनों सेम आधार पर है, एक पर है कि नहीं दोनों त्रिभुज? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये क्लास 9th में परमे में साबित किए थे इस चीज को। जो 9th पढ़े ध्यान रखिए, पढ़ाएं लक्ष्य। अब इसको आपको खाली याद रखना है कि जब दो समांतर रेखा एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। याद रखना कॉन्सेप्ट। अभी परमे नंबर पहला थेल्स परमे में काम देगा कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच, देखो समांतर रेखा के बीच बनल है, ये दोनों के बीच में दोनों त्रिभुज बनल है कि नहीं है? समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आप इसको अलग करके देखिएगा तो देखो यार ऐसे अलग अलग हो जाएगा। ए बी एगो त्रिभुज ऐसे बन रहा है, नहीं बन रहा है? देखो यहाँ ए बी, यहाँ डी, एगो त्रिभुज ऐसे बन रहा है, देखिए यहाँ ए बी, एगो ऐसे बन रहा है, देखिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। देखिए दोनों में आधार ए बी है, दोनों में आधार ए बी है, और दोनों समांतर रेखा के बीच है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, यानी जितना कोई। अगर आधार ई रखेंगे तो देखिए ऐसे बन रहा होगा त्रिभुज, ऐसे बड़का है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो एगो त्रिभुज यहाँ बन रहा है। देखो यहाँ ए है, ऐसे बन रहा है बड़का, एगो नहीं बन रहा है, ए है। एगो आ देखिएगा तो सी डी यहाँ, तो एगो यहाँ बी बन रहा है, बी यहाँ है तो ऐसे बन रहा है, एगो नहीं बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। ये क्लास 9 का टॉपिक है। बात समझा गया कि ना आ गया? यानी 3 गो नोट पढ़ा है। पहला नोट, न्यूनकोण त्रिभुज में जो लंब होता है आधार पर होता है, जो लंब होते हैं आधार पर होते हैं। अधिकोण त्रिभुज में लंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होते हैं। नोट नंबर दूसरा, तीनों याद रखना है, तीनों एकदम इम्पोर्टेंस है। और तीसरा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस यही है कि एक ही आधार पर समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है।
चाहे वो कन्हू बने, ऊपर आधार रहे चाहे वो नीचे आधार रहे, अगर दो गो त्रिभुज बनना तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अभी साबित 9 में किए थे, अभी यहाँ साबित नहीं करना है, खाली आपको याद रखना है ना, कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर, एकदम रटा देना चाहिए सब चीज। तब अब आपको आएगा प्रमेय नंबर पहला, थेल्स प्रमेय। ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाएगा तब इसको नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, ये सब नहीं नोट कीजिएगा, फालतू चीज नहीं, खाली यहाँ पे ही नोट कीजिएगा कि जब आधार सी डी है तो एरिया ऑफ ए सी डी बराबर एरिया ऑफ बी सी डी, है ना। और जब आधार ए बी है तो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए डी बी ये डी है, पी नहीं समझ में, डी। अब ये सब नहीं लिखिएगा, ये सब अलग करके हम खाली समझाए थे, लिखिएगा नहीं, बस इतना लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है इन्होंने। देखो प्रमेय क्या है, कथन है जो वैज्ञानिक लोग कह के गए कि ऐसा होता है। जैसे अभी हम लोग बताएं कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ये कथन है, कोई कह दिए है ना, आप कोई कह दिए तो वही प्रमेय कहलाता है, जिसको साबित किया जाता है वो प्रमेय कहलाता है। लिखवा दिए थे प्रमेय किसको कहते हैं, अभिग्रहित क्या है ना। पहले अभिग्रहित पढ़ना चाहिए, तब प्रमेय पढ़ना चाहिए, तब वो प्रमेय पढ़ना चाहिए, तब हिसाब पढ़ना चाहिए, ज्यादा समझ में आएगा। तब प्रमेय पहला का नाम है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि थेल्स ने बोले थे ये बात को, थेल्स प्रमेय। इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो THEALSE, थेल्स थ्योरम, THEOREM, EM होगा कि AM होगा, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, RM खाली होता है, REM नहीं, RM खाली होता है, थेल्स थ्योरम। इसी का एक नाम और है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसका अगर इंग्लिश बोला जाए तो बेसिक, BASIC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, PROPOR, प्रोपोर्शनलिटी, TION, प्रोपोर्शनलिटी, ALITY, प्रोपोर्शनलिटी, NALITY, ठीक हो, थ्योरम, THEORM। इसका तीन नाम में दुए नाम मुख्य रूप से थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या ऐसे ही बोलते, क्योंकि किताब लिखता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ऐसे भी लिखता है ना। अभी समझाएंगे, सब चीज समझाएंगे हम लोग। अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखाया। थ्योरम में दो भाग होते हैं, प्रमेय में दो भाग, एक भाग दिया हुआ रहता है और दूसरा भाग साबित करना होता है प्रमेय में। देखो आई है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ई प्रमेय कंप्लीट तो आपका 10वां का बेसिक कंप्लीट, 10वां का पहला प्रमेय है। अब 10वां में हम आपको बताए थे कथन की संख्या 20, जिसमें 11 गो प्रमेय है और 9 गो उप प्रमेय है, बताए थे। तो प्रमेय नंबर पहला है, तो प्रमेय नंबर जब एगो पढ़ लेंगे तो 10 गो प्रमेय बचेगा और 9 गो प्रमेय बचेगा, है ना, बताएंगे। तो कथन को ही प्रमेय कहते हैं, जिसको साबित करते हैं उसको प्रमेय कहते हैं। तो इसमें थेल्स क्या बोले थे, देखो क्या बोले हैं, समझे। प्रमेय क्या है, आद कर दीजिएगा एकदम। प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज में, रुको अभी नहीं लिखना उससे, समझो पहले एक और चीज समझा देते हैं कि प्रमेय जो होता है, जो कह दिए हैं, जैसे कि प्रमेय जो है हम तो कहे नहीं है,
वो थेल्स बोले हैं। और जो थेल्स बोले हैं उसको साधारण प्रतिज्ञा भी बोलते हैं। साधारण प्रतिज्ञा, और ऐसे लिखते देखिए, साधारण प्रतिज्ञा, ऐसे। यानी साधारण प्रतिज्ञा का मतलब यही प्रमेय है। इसको बोले हैं कौन? थेल्स महाराज। थेल्स ही बोले हैं। और क्या बोले हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ऐसे देखिए, किसी, हाँ लिखते चलो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस दो बिंदु पर रेखा अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। कंप्लीट। यही बोले हैं थेल्स। इसको समझाते हैं क्या है, जल्दी समझा देते हैं। समझ ले पहले, बाद लिखिए। अभी लिखो एक बार याद, इसको एक बार और लिखेंगे। अभी रुको, देखो क्या कहता है। साधारण प्रतिज्ञा मतलब थेल्स जी बोले हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसमें ऊपर वाला भाग दिया हुआ रहता है और नीचे वाला साबित कर। देखो क्या बोले हैं, किसी त्रिभुज में, देखो किसी त्रिभुज बनाए हम, ऐसे बनाए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लेते हैं ये आई बी AC, हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो ऐसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? समांतर खींचे, लो खींच गए ऐसे, इसके समांतर है। एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, देखो अन्य दो भुजाओं को यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, ये दो भुजा पर काट रहा है। अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ मान ले D, यहाँ E पर प्रतिच्छेद कर दी है ना, तो वह बिंदु उन भुजाओं को, यानी यह बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यानी अनुपात के मतलब AD अनुपात DB, अनुपात समान अनुपात में AD अनुपात DB, ऐसे AD अनुपात DB, आई बांटेगा AE अनुपात इस समान अनुपात में, यानी ऐसे AE अनुपात इस, ये दोनों बराबर होगा। समान अनुपात मतलब बराबर, अनुपात समान मतलब बराबर। जितना ही, अगर ये मान ला 2:3 आएगा तो भी 2:3 आएगा। अगर ये 4:5 आएगा, जैसे मान लिया ये रेखा यहाँ खींचे, ये रेखा यहाँ भी तो खींच सकते थे, तो मान लो ऐसे, देखिए ऐसे समझ लो भाई। मान लिया यहाँ रेखा खींच दी समांतर, तो ये मान लो 4 सेंटीमीटर, आई 1, तो 4:1 आ गया। ये भी 4, तो ये भी 1, दोनों बराबर आएगा, ये 4 ये भी 1, ऐसे आएगा। अगर मान लिया जाए ऐसे रेखा खींच दिया हम किसी त्रिभुज में, ऐसे यहाँ पे खींच दिए, तो ये मान लो 1, आई 3, तो यहाँ भी 1, 3, बराबर अनुपात में बांटेगा, समान अनुपात में बांटेगा। वही बोले कौन? थेल्स। इसको फिर से समझाएंगे कि किसी त्रिभुज में, तो साबित करना ये वाला चीज, AD अनुपात DB, अनुपात को हम बटा में भी लिखते हैं ऐसे, ऐसे AD अनुपात DB, अनुपात को बटा में भी लिखते हैं। असमान मतलब बराबर, AE बटा में EC, हमको ये साबित करना है।
ही लाना है। वही बोले हैं कि वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। हम दिखा देंगे कि हाँ बांट रही है कि नहीं। ये हम साबित नहीं किए, थेल्स पर मैं थेल्स महाराज साबित किए, बहस द्वारा बताए थे, बहस द्वारा कि ऐसे ऐसे करेंगे तो साबित हो जाएगा। आए बस मन में। तो क्या बोले, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में ई भुजा, मान लो ऐसे त्रिभुज, अब समझो, अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब ये त्रिभुज ऐसे है, तो मान लिया इसके समांतर खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा, तो ये भी समान अनुपात में बांटेगा, ये भुजा भुजा है ना। कौन भुजा के बोले हैं कि जरूरी है बीसी के खींचेगा? क्या बोले, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, कौन भुजा के, चाहे इसका भुजा समांतर खींचे, चाहे कर समांतर खींचे, चाहे कर समांतर खींचे, हाँ खींचे, तो जो बिंदु डालेगा, जैसे ये भुजा पकड़ लेते हैं, हाँ काटा, तो यह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगा। अगर ऐसे त्रिभुज बनाए, इसके समांतर खींच दिए ऐसे, तो ये तो बिंदु है, दोनों को समान अनुपात में बांटेगा। कैसे बनाएंगे? समान अनुपात में बांटेगा। कौन बोले? थेल्स। प्रतिच्छेद करते वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इसको साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं। जो प्रमेय दिया गया, थेल्स जी दिए, कोई भी देंगे प्रमेय, उनको साधारण प्रतिज्ञा बोलेंगे, और जब बनाएंगे फिगर वगैरह तो उसको विशेष प्रतिज्ञा बोलते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। अब प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है। रचना हम लोग नहीं किए, रचना थेल्स से किए थे। रचना मतलब कोई भी, अगर मान लिया हम चोर हैं और हमको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाल चलना होगा, कि डायरेक्ट पकड़ा जाएंगे चोर? नहीं, ऐसी आदमी चोर मान लेंगे चोर? हाँ, अगर कोई पकड़ लेगा चोरी करते, अब पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाता है, एक आदमी वहाँ लगो, एक आदमी वहाँ लगो, एक आदमी, उसी को रचना करते, पूरा रचना करता है कि कैसे मेरा रचना में फंस जाएगा। तो यहाँ भी साबित करने के लिए कुछ रचना की आवश्यकता पड़ती है, उसको रचना करेंगे, और जो साबित करना है समान अनुपात में बांटती है, उसको साबित करेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फिलहाल अभी इसको मिटाते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, साधारण प्रतिज्ञा ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखेंगे, है ना? नो इसको थोड़ा सा स्टॉप। अनुपातिकता पर में थे, बाकी ढंग से समझ में आए। देखो बड़ा फिगर ऐसे बनाते, देखिए क्या बोला, साधारण प्रतिज्ञा थेल्स पर में है, नो अभी समझा रहे थे। किसी त्रिभुज में जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। पहले किसी त्रिभुज बना लिए, किसी त्रिभुज में, बड़ा फिगर इसलिए बना रहे हैं कि ज़्यादा स्पष्ट दिखे, स्पष्ट समझ में आए, ठीक है। किसी त्रिभुज में लीजिए, देखिए त्रिभुज बन गया, नो त्रिभुज बना, इसका नाम दे दो ए बी सी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो इसके समांतर हम खींचते हैं यहाँ, समांतर देखो, समांतर है, रेखा खींच दिया समांतर। बीसी के समांतर खींचे यहाँ डी, यहाँ ई, है ना? नो ई, देखो तो अन्य दो भुजाओं, मतलब ये दोनों भुजा पर कटा, कटा कि नहीं कटा? तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, देखो यहाँ प्रतिच्छेद किया, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यही ना बोले हैं? यस महाराज, यही बोले हैं। इसमें क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। फिगर बनाए हैं तो विशेष प्रतिज्ञा, फिगर जो बनता है उसमें विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, देखिए विशेष प्रतिज्ञा, इसमें लिखाएगा माना कि ABC एक त्रिभुज है। नहीं, क्या लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में? माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। वह फिगर जो बना यहाँ लिखाता है, और लिखाता है वो विशेष प्रतिज्ञा होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें रेखा, इसको नाम दे दो L, फिर जिसमें रेखा L BC के समांतर है, BC के समांतर खींचे हैं, नहीं खींचे? नो, जिसमें रेखा L BC, L कॉमा देते हैं, L BC के समांतर
समांतर है, जिसमें रेखा एल जो है बीसी के समांतर है। जो दो भुजाओं ए बी और ए सी, जो दो भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तब दिया हुआ है हमें कि समांतर खींची गई है, बीसी के समांतर खींची गई है ना ननू। तो हम कह सकते हैं 20 ऐसे दिया है बीसी समांतर ऐसे पड़ता है, समांतर का चिन्ह बीसी समांतर डीई, बीसी समांतर तो साबित करना है, तो साबित करना है, क्या साबित करना है कि समान अनुपात में बंटता है। सही ना साबित करना। यहाँ तक देल है, देखो यहाँ तक किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यहाँ तक दिया था ना, साबित करना है ना। तो यहाँ पे साबित करना है एडी अनुपात डीबी, यानी एडी बटा में डीबी, अनुपात का मतलब बटा, और एई बटा इसी, एई बटा में इसी, दोनों समान अनुपात, यानी दोनों समान बराबर अनुपात को समान अनुपात कहते हैं। या दो अनुपात जब बराबर हो तो उसे समान अनुपात कहते हैं। नहीं, जैसे हम और आप बराबर हो जाएंगे तो दोनों समान है, नहीं, समान अनुपात मतलब बराबर अनुपात। दो बराबर अनुपात को समान अनुपात कहते हैं, दो बराबर अनुपात को समान अनुपात कहते हैं। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एडी अनुपात डीबी बराबर एई अनुपात ईसी। साबित हम दो बराबर अनुपात को समान अनुपात कहते हैं, है ना ननू। समान अनुपात बराबर अनुपात में है, यह हमको साबित करना है। तो साबित करने के लिए, प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है। किस चीज की रचना? किन को आवश्यकता पड़ गया था? थेल्स जी। यहाँ पे लिख देंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, देखो यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ से लंब डाल दो ऐसे, ये त्रिभुज पर देखो ए डी ई में लंब डाल देंगे ऐसे। देखो ना, न्यूनकोण त्रिभुज दिख रहा है छटका, तो इसकी ऊंचाई ऐसे नापेंगे। अगर आधारी वाला रहेगा तो, अगर आधारी तो ऐसे नापेंगे, नहीं नापेंगे। अभी देखो लंब डालते हैं ऐसे, समझ में आएगा ना। देखिए रचना करना पड़ता है ऐसे, इसको ऐसे लंब डाल देते हैं। ये लंब डाल दिया, लंब के मतलब 90 डिग्री। ये भी लंब है, ठीक। और डी को सी से, अब बी को ई से मिला दीजिए, डी को सी से। रचना कर रहे हैं अपने, रचना अपने मर्जी से किया जाता है। रचना जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करेंगे, सुविधा के अनुसार हम लोग ऐसे कर रहे हैं ताकि हम लोग को आसानी से बन जाए, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। ये रचना करना पड़ता है प्रमेय में, इसको खाली समझिए ना कैसे से करते हैं। मैथ में बाकी काम देगा, ये काम देगा मैथ में ही ननू। चलिए रचना कर दिए इसे। रचना में क्या किए, यहाँ पे दे देते हैं m, यहाँ दे देते हैं n, बिंदु m, बिंदु n। तो यहाँ पे कह सकते रचना में en लंब AD पर है कि नहीं है, और DM लंब AE पर, तथा D को C से और B को E से मिलाया। रचना ऐसे किया अपने मर्जी से, रचना ऐसे क्या जाता है। कौन के? थेल्स पर में किए, थेल्स जी किए, हमने किए, थेल्स ऐसे रचना किया। रचना में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, EN लंब, EN लंब, लंब का सिंबल ऐसे पड़ता है, AB भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, EN लंब AB भी बोल सकते हैं रचना में।
या एन लंब ए बी पर चाहे ए डी पर, है कि नहीं। तो एन लंब ए बी कॉमा डी एम लंब ए सी भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। बड़का इतना को बोलिए चाहे इतना को बोलिए, बात तो बराबर ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ ए बी पर तथा बी को ई से, तथा बी को ई से और सी को डी से मिलाया। यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। बी को ई से और सी को डी से मिलाया, ये अपने मन से करना होता है रचना। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप समझिए, सबसे पहले क्या दिया होता है ननू, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC, चाहे जब पर खींचे चाहे के जो खींचे अनुपात समान में बांटेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे हम क्या लिखे, साधारण प्रतिज्ञा तो प्रमेय था। अब विशेष में जो फिगर बनाए हैं वो लिखे। माना कि ABC एक त्रिभुज है, दिया हुआ नहीं था, हम बनाए हैं तो विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें रेखा L जो है BC के समांतर है, जो भुजाओं AB और AC को AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। दिया है BC समांतर DE, क्योंकि समांतर खींचे BC समांतर DE, तो साबित करना है AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात बराबर है। इसमें साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता पड़ती है। रचना में क्या किए, EN लंब AB, EN लंब AB पर बड़का पर और DM लंब AC बड़का पर, लंब डाले, लंब मतलब 90 डिग्री। अब फिर क्या किए, B को E से D को C से मिलाया। इतना काम किए हैं। अब परमान देंगे। अब क्या देंगे, अब देंगे हम लोग परमान। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर परमान डालते हैं। नोट कीजिए परमान। अब देखो परमान कैसे देते हैं समझिए। हमको साबित क्या करना था, AD अब बटा में DB बराबर AE अब बटा में, साबित करना यही था। अब यही से समझेंगे कि हमको करना क्या क्या है। देखो AD कहाँ है, देखिए AD यहाँ है, AD यहाँ है ननू, है ना ननू। अब बटा में DB देखो कहाँ है, यहाँ। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए तो AD IDB, तो AD आधार मान लो, तो देखिए त्रिभुज बन जाएगा एगो, ऐसे नहीं बन जाएगा। अगर DB आधार मानेंगे तो देखो ये त्रिभुज बनेगा, ऐसे बनेगा। अब फिगर खचपच हो जाएगा, फिगर पर ध्यान नहीं देना। अभी समझिए, पहले हमको लाना है AD बटा DB, तो पहले AD का उपयोग करेंगे। AD तो जब आधार AD हो, जब आधार कौन हो, और मान में लिखेंगे जब आधार AD हो, जब आधार AD हो, क्या लिख देना नू, जब आधार AD हो तो ऊंचाई कौन होगा बताओ तो। आधार AD तो ऊंचाई वाला होगा EN, अभी बताए थे। आधार AD हो तो ऊंचाई EN है या होगा, EN है या होगा नहीं। तो बताओ, जब आधार E तो ऊंचाई E, तो त्रिभुज ADE में है ना ननू, यही त्रिभुज ना ADE, क्योंकि आधार E ऊंचाई E, तो AD में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार बोलिए, यही लिख दे। आधार AD में त्रिभुज ADE में
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बराबर, फिलहाल इसको मिटाइए, देखिए इसको मिटा दिए, देखो अब समझ में आ जाएगा पूरा लोग। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तब त्रिभुज ए डी, आधार है ए डी, गुना ऊंचाई बोलो ई एन, ऊंचाई बोलिए ई एन, इसको समीकरण 1 मान देते हैं। हमको लाना, देखो अब ए डी आ गया, अब डी बी लाना है, ए डी बट्टा डी बी, तो ए डी का काम हो गया, अब डी बी का काम किया। जब आधार डी बी हो, जब आधार डीबी हो, फिर लिख देते हैं, जब आधार आधार डीबी डी बी है तो ऊंचाई बोलो, ऊंचाई बोलो तो कौन होगा, अभी बताए थे अधिक कोण त्रिभुज, ऊंचाई यहाँ ही वाला हो जाएगा, यही देखिए ऐसे ना ऊंचा त्रिभुज, देखिए ना ऐसे पकड़ के कर भी तो ऊंचाई यही वाला हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ऐसे त्रिभुज बना है, देखिए हकीकत में वो त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ऐसे तो त्रिभुज के बाहर होता है ऊंचाई, तो ये त्रिभुज बा है, ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज नो देखिए, तो इसका इस त्रिभुज देखिए, मिटाओ इसको, देखिए तो इस त्रिभुज का ऊंचाई त्रिभुज के बाहर होता है, अभी बता अधिक कोण त्रिभुज में, तो बता जब आधार डी बी हो तब ऊंचाई ई एन होगा, अब ये वाला वही वाला हो जाएगा, ऊंचाई ई एन होगा होगा कि ना होगा। तो अभी हम आधार माने हैं डी बी, तो बताओ डी बी ई में त्रिभुज ही चलेगा, ऊंचाई वाला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर 1/2 गुना आधार बोलो डी बी, आधार बोलिए डी बी और ऊंचाई बोलिए ई एन, समीकरण हमको लाना है ए डी बट्टा डी बी, यानी भागा देंगे समीकरण 1/2, तन भागा में आएगा ए डी बट्टा डी बी, तन आएगा दोनों समीकरण 1/2 करने पर कितना आसान, LHS को LHS से भागा देंगे, RHS को RHS से भागा देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN, अब बटा 1/2 गुना DB गुना EN, EN से EN 1/2 से 1/2, आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर AD बटा में DB, AD बटा DB देखिए बुला गया, इसको समीकरण 3 मान दिए, 1 2 3 हो गया। अब पुनः अब उसी तरह लाना है AE बट्टा EC, अब AE वाला रहेगा, AE फिर EC है कि नहीं रहेगा, अब इसी तरह नहीं लिखेंगे, पुनः 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 आप समझिएगा, अब देखो AE आधार है तो ऊंचाई हो जाएगा ई वाला, तब इसको मिटाते हैं फिलहाल समझने के लिए, इसको मिटा देते हैं, अब फिर यहाँ आधार रहेगा EC आई त्रिभुज के काम करेगा, अब EC है तो फिलहाल इसको मिटाना पड़ेगा नहीं, तो देखो EC आधार तो ये त्रिभुज के ऊंचाई यही वाला, आई त्रिभुज के भी ऊंचाई वही वाला, बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ वही लगे हम पहले समझाए थे सब चीज की ऐसे ऐसे होता है। तो बताइए जब आधार AE हो नहीं, पुनः जब आधार AE है तो ऊंचाई बोलो DM होगा, नहीं होगा जी, तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन बड़ा त्रिभुज बनेगा, AED बराबर 1/2 गुना आधार बोलिए AE, ऊंचाई बोलिए DM, समीकरण 4। फिर बोलो जब आधार कौन होगा EC, क्योंकि हमको AE लाना है, बता में EC लाना है, कभी आधार EC होगा, जे लाना उसी से चलेंगे। जब आधार EC है तो ऊंचाई बोलो
डीएम ऊंचाई डीएम रहेगा, डीएम वही रह जाएगा ऊंचाई। समीकरण 5 नहीं अभी कहाँ, अभी नहीं होता ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन में, ECD में, ECD बराबर 1/2 गुना आधार बोलिए EC और गुना ऊंचाई बोलिए DM, समीकरण 5। अब समीकरण 4/5 करने का है क्योंकि हमको भागा में लाना है, 4/5 देखिए आसान होले कि ना होले। अब देखो आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान दोनों। यहाँ से लिखते हैं तो 4/5 करेंगे तो 4 में क्या देखो LHS से भागा पड़ेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अब भागा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर 1/2 गुना क्या देखिए तो AE गुना DM, AE गुना DM 1/2 गुना EC गुना DM। देखो यही तो था EC गुना DM। अब देखो यहाँ 1 2 DM यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर AE बटा में EC। देखो E भी आ गया और E भी आ गया, लेकिन क्या दोनों बराबर आया। अच्छा इसको मान लो कौन समीकरण 5 इसको 6 मानेंगे। देखो यहाँ 3 नंबर में AD बटा DB है और 6 नंबर में AE बटा EC है। हमको लाना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी ये दोनों बराबर लाना है। तो ये RHS है कि LHS है, RHS को बराबर लाना है। तो RHS बराबर कब होगा, जब LHS बराबर होगा, है ना। जब ये दोनों बराबर होगा तभी नहीं दोनों बराबर होगा। तो बताइए तो देखो तो यहाँ ADE, यहाँ AED, यहाँ ADE है। तो देखो तो त्रिभुज ADE है, यहाँ भी तो हम त्रिभुज AED लिखे तो त्रिभुज ADE लिख सकते थे, बात समझ नहीं है। यहाँ पे हम त्रिभुज AED नहीं लिख करके ADE कर देते हैं, लोग अभी समझा देते हैं ADE। यहाँ भी त्रिभुज हो जाएगा ADE, समझिए ADE, बात तो नहीं है। यहाँ भी ADE। अब देखो ऊपर वाला मिल गया ADE, नीचे वाला मिलेगा त्रिभुज यहाँ DBE, यहाँ ECD, है ना। देखो यहाँ DBE है, जब E बराबर हो गया निचला बराबर कर देंगे तो E बराबर हो जाते ऑटोमेटिक दोनों बराबर हो जाएगा। खाली यही दोनों तो बराबर करना है। यही दोनों बराबर करने के लिए अभी नोट नंबर 3 पढ़ाए हैं। नोट नंबर 3 में क्या पढ़ा है देखो DBE। अब समझिएगा पूरा फिगर कंप्लीट कर देते हैं। तो DBE का नहीं देखिए DBE E वाला देखो, है ना नो DBE। अब तो थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे अलग मार्कर, समझ में आज तुरंत नो देखिए ना E वाला है DBE, है ना नो। अब देखो यहाँ है ECD, देखिए ECD OECD देखो। बराबर होगा। अब देखो एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज है, दोनों समांतर रेखा के बीच है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अभी बताए नहीं बताए थे, जब बराबर होगा तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, दोनों बराबर है। तो दोनों के बदले कुछ लिख सकते हैं। बात समझ में आया। जब LHS बराबर तो RHS बराबर प्रूव्ड हो गया। नहीं समझ में आया, यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिख के बताते हैं, पहले यहाँ तक नोट करिए, लिख के बताते हैं। देखो ये 3 था, ये 6 था, दोनों था ना, ये 3 और ये 6। हमको खाली करना क्या है कि LHS को बराबर कर देना है, तो अपने आप RHS बराबर आ जाएगा। तो ऊपर वाला तो बराबर होवल है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, खाली नीचे वाला बराबर करना है DB बराबर ECD, इसको बराबर करना है। तो हम कह सकते हैं चूंकि BC समांतर DE दिया हुआ है, नहीं ऐसे लिख देंगे चूंकि BC समांतर DE ये क्या है, दिया है। ये तो दिया है नूनू। अभी हम लोग पढ़े हैं
कि दो समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज देखो यहाँ है DBE और ECD, ऐसे लिख सकते हैं हम त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है कि नहीं है? देखिए नहीं, यहाँ पे लाल कलम से चला दिए हैं, यही आधार पर है कि नहीं? जब एक ही आधार पर है तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं काहे लिखते हैं? पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं तो हम जान चुके हैं, इसलिए लिखते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोनों कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है या बराबर होता है ना? आपस में बराबर होता है। अभी हम पर नोट नंबर 3 में सिखाए, हमने तो 9th में पढ़े हैं, जो 9th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं जो 3 में सीखे हैं, नोट नंबर 3 में। अब बताइए, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, क्योंकि एक ही आधार पर और एक समांतर रेखा के बीच बना हुआ है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखिए ECD, अच्छा है तो यहाँ पे ECD कर सकते हैं हम यहाँ पे कि त्रिभुज DBE का एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का मान समीकरण 3 में रख देंगे, चाहे ECD का मान, यहाँ ECD है तो इसका मान समीकरण 6 में रख देंगे, नहीं हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी का मान रख देते हैं ECD का मान समीकरण 6 में रखेंगे, क्योंकि EC रखें तो 6 में, अगर DB का मान रखें तो 3 में, है ना दोनों? मान समीकरण 6 में रखने, ये तो 6 क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, तो ECD के बदले हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर में क्या था दोनों? AE बटा में EC, समीकरण 6 था। देखो समीकरण 6 में मान रखे हैं, 6 में रह जाएगा ये। अब समीकरण 3 और 6 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 6 से देखो LHS बराबर हो गया। आई देखिए 3 और 6, देखिए 3 यहाँ 6 यहाँ, देखो जे LHS जे यहाँ है और जे LHS यहाँ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB AD दोनों बराबर है। जब LHS बराबर तो RHS बराबर होगा कि नहीं होगा? तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो समीकरण 3 और 6 से अब मिला, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, 3 में था वही जो 6 में है ना? यहाँ पे हम कह सकते हैं AD बटा में DB बराबर AE बटा में, यही तो हमको लाना था, यही तो हमको साबित करना था कि AD बटा DB AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही तो लाना था। PROV, अभी रुको, आने वाला जरूरत हमको नहीं है। 3 और 6 से किए बराबर हो गया, 3 और 6 से किए बराबर हो गया। समीकरण 3 में जो था समीकरण 6 में भी वही है कि नहीं? LHS बराबर तब RHS बराबर होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लीजिए, अब फिर इसको पुनः कल समझाएंगे। बोर्डवा छोटा था, कम समझा पाए हम।